नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सत्ता और संगठन में बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की छुट्टी के बाद मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का भी इस्तीफा ले लिया गया है। अब खबर तो ये भी है कि कई मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है। उधर मोहन मरकाम की जगह बस्तर के बड़े आदिवासी नेता दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वहीं मोहन मरकाम भी कल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कुल मिलाकर चुनाव के बैलेट ग्राउंड को मजबूत करने के लिए कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साध रही है। कांग्रेस का मानना है कि दीपक बैज दीवार बनकर बीजेपी के सामने खड़े हो गए हैं। वहीं बीजेपी मोहन मरकाम की छुट्टी को आदिवासियों का अपमान बता रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी में भी आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो आज बीजेपी और कांग्रेस के सर्जिकल टूल्स पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही समझेंगे कि कोशिश करेंगे कि आखिर बदलाव की बयार के क्या मायने हैं। उससे पहले सुनते हैं कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन। भारतीय जनता पार्टी अपने घर को देख ले। 15 साल में जो भ्रष्टाचार रहा है, डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ, उसके साथ साथ अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हुआ, चिटफंड घोटाला, उसके बारे में चिंता कर ले। हमने तो 21 प्रश्न पूछे थे माननीय मोदी साहब को, उसके बारे में जवाब दे, तभी भारतीय जनता पार्टी कुछ कहने के लायक बचेगी। वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, मैं भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। हम लोग संगठन को नज़दीक से देखें तो नज़दीक संगठन कैसे चलाने वो भी जानते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से वो भी चलाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में आज जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर जो परिवर्तन हुआ है वह इस बात का घोतक है कि सत्ताधारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में गुटबाजी जो है वो कांग्रेस संगठन में चरम सीमा पर है और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर जो बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, यह उस गुटबाजी के चरम सीमा की परिणति है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को संगठन में अपना यशमेन चाहिए। हो सकता है मोहन मरकाम ने इससे मना कर दिया होगा। तो देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। पहले डिप्टी सीएम बनाए गए टीएस सिंहदेव, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया और उसके बाद में दीपक बैज को उस पर एंट्री दे दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। बीजेपी कह रही है कि इस बड़े फैसले के चलते कहीं ना कहीं जो आदिवासी वर्ग है और साथ ही मोहन मरकाम जो कि एक आदिवासी नेता है, उनका अपमान यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं अंशुल मिश्रा जो कि कांग्रेस की ओर से, राहुल टिकरिया जो कि बीजेपी की ओर से, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं रुख करूंगी अंशुल मिश्रा का। लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है कांग्रेस में। चुनाव से पहले डिप्टी सीएम बनाए गए टीएस सिंहदेव, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष के पद से मोहन मरकाम को हटाया गया और उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दीपक बैज को दी गई। तो क्या लगातार ये जो बदलाव है, इसमें सवाल यही खड़ा होता है कि एक तीर से कांग्रेस कितने निशाने साधना चाहती है और उसके साथ ही क्या मोहन मरकाम की छुट्टी से सियासत मुट्ठी में हो पाएगी? हम और आप बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि जो बदलाव होता है वह प्रकृति का नियम होता है और प्राकृतिक नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष या दल विशेष चलता है तो मैं समझता हूं कि उसको सफलता सुनिश्चित होती है और उसी सफलता को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर कोई भी संगठन हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, वह अपने अपने बदलाव करती है। उसी तारतम्य में हमने यह बदलाव किया है और यहीं पर छत्तीसगढ़ की देवभूमि में जब हमारा अधिवेशन हुआ था तो उस अधिवेशन में एक आरक्षण नामक चीज पास हुई थी जिसमें 50% सीटों को 50 की उम्र के नए युवाओं को हम सीट जब देंगे, जगह देंगे, स्थान देंगे, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस एक अच्छी दिशा और दशा निर्देश के साथ काम करेगी। इसी की प्रतिलिपि है कि आदरणीय मोहन मरकाम जी का
बहुत स्वर्णिम इतिहास जो पूरा हुआ है, जिन्होंने कई सारे उपचुनाव जिताए हैं। हम युवाओं के लिए हुंकार भरी है। जब मोहन मरकाम जी को 5 साल मिले थे, 5 साल पहले, तब हमारे पास 5 लाख कार्यकर्ता हुआ करते थे। आज दिनांक में हमारे पास 18 लाख कार्यकर्ता है। सारे उपचुनाव को हम जीते हैं। जो संगठन पे समय समय पर उचित निर्णय होते हैं, चाहे युवाओं को लेकर हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे राजनीतिक संगठन को लेकर हो, उस पर मोहन मरकाम जी ने बहुत अच्छे उम्दा तरीके से काम किया है। अब बारी दीपक बहन जी की है। अब दीपक बहन जी युवा तुर्क हैं, नई ऊर्जा है, नया श्रेय है, और हम जैसे युवाओं में एक नई ऊर्जा प्रवाह करने के लिए चुनाव के पहले उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। आपके माध्यम से भी दोनों को मैं साधुवाद करना चाहता हूं, और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि आने वाले में जो हमने 75 पार का नारा दिया था, हो सकता है ये इसी की प्रतिलिपि हो। जी बिल्कुल। मैं रुक करूंगी राहुल टिकरिया, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ में, वो जुड़े हुए। राहुल जी, जैसा कि अंशुल जी ने भी कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अगर इस परिवर्तन से अच्छा परिणाम अगर कांग्रेस देख रही है तो इसमें बीजेपी को क्या तकलीफ है? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए दीपक बैज जी को बधाई। और प्रकृति का नियम जरूर है, हर पार्टी समय समय पर बदलाव करती है। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था कि आपको ध्यान में होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के द्वारा जारी महामंत्री की सूची को यहाँ के प्रदेश प्रभारी अचानक बदल देती है, जो कि उनका अधिकार नहीं है। अधिकार जो है प्रदेश अध्यक्ष जी का है कि वो अपना टीम बनाए, और टीम किस प्रकार से होगा ये प्रदेश अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो। मगर उनके द्वारा नियुक्त महामंत्री को अब जो राष्ट्रीय इनके यहाँ पे नेता हैं, जो प्रभारी हैं, उन्होंने बदल दिया। ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर विश्वसनीयता नहीं रही। और आपको ध्यान में होगा कि उनके द्वारा जो नियुक्त महामंत्री हैं वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा नियुक्त नहीं थे। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो नियुक्त किया वो संवैधानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और वही संवैधानिक दृष्टिकोण से महामंत्री माने जाएंगे। ये बैलाज कहता है प्रदेश अध्यक्षों का या जिला अध्यक्षों का। तो सिर्फ और सिर्फ प्रश्न चिन्ह वही था कि कहीं ना कहीं मोहन मरकाम जी के ऊपर विश्वसनीयता उठ चुकी है। कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी एक भूचाल मचा हुआ है, उसका जीता जागता उदाहरण रहा। उसके बाद आप देखिए, जो उप मुख्यमंत्री बनते हैं टीएस सिंहदेव जी, क्या मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं कर सकते थे कि हमारा उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी होंगे? मगर नहीं, उनका जो घोषणा होता है वो राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा किया जाता है। तो ये बतलाता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं भूचाल मचा हुआ है, अंदर ही अंदर एक भूकंप। चूंकि सरकार में है, सत्ता में है, तो उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। और आज मोहन मरकाम जी को कुछ दिन के बाद हटा भी दिया जाता है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए कौशल जी, उनका रुख करूंगी। कौशल जी, जिस प्रकार से लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, ये स्थिति आपके सामने भी स्पष्ट है, आप इसे किस प्रकार से देखते हैं और इससे कांग्रेस को कितना नफा नुकसान? देखिए अनुपमा जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो पीसीसी चीफ बदलाव की जो प्रक्रिया कल रात से हुई है जी, लगभग मोहन मरकाम जी 28 जून 2023 को अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। उसके 4 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। उसके जब 3 साल का कार्यकाल मरकाम जी का हुआ था, उसी समय से बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी। और जब मार्च में हमने देखा कि लगातार बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम उस समय हुआ था, जब दिल्ली में बड़े नेताओं की बैठक होती है, उस समय आनंद फानंद में अमरजीत भगत को, दीपक बैज जी को दिल्ली बुलाया जाता है। उस समय चर्चा जोरों पर थी कि उस समय जो पीसीसी चीफ है वो बदल दिए जाएंगे। उस समय जो दीपक बैज है उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होती है, वहाँ पे मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है। तो कहीं न कहीं ये जो बदलाव की प्रक्रिया है वो लगातार हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से चल रही थी, लेकिन इस पर जो परिणाम आया वो कल आया है। तो कहीं न कहीं जो मरकाम को बदले जाने की जो चर्चा पिछले 4-6 महीने से चल रही थी, उस पर कल पूर्ण विराम लग गया है। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि आज सुबह से एक नई खबर चल रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है जी। तो आप देखेंगे कि जो मरकाम जी बस्तर से आते हैं, दीपक बैज जी भी बस्तर से आते हैं। बस्तर में कांग्रेस की 12 की 12 सीटें अभी कांग्रेस के पास है। आदिवासी वर्ग की प्रदेश में 29 सीटें हैं। तो आदिवासी चेहरे को ही सामने फोकस किया गया है, ताकि इस वर्ग के जो लोग हैं वो नाराज ना हो। कहीं कहीं बिल्कुल, और इसी वजह से अगर देखा जाए तो आदिवासी नेता की जगह पर एक और आदिवासी नेता को ये पद दिया गया है। जी अंशुल जी, आपका रुख करूंगी मैं। जैसा कि कहा है बीजेपी प्रवक्ता जो कि हमारे साथ में राहुल जी जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मोहन मरकाम से जो कांग्रेस की विश्वसनीयता है वो खत्म हो चुकी थी, इसी की वजह से कांग्रेस को ऐसा फैसला लेना पड़ा। विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह उठकर आया मोहतरमा, और दूसरा प्रश्न चिन्ह उठकर आया उप मुख्यमंत्री जी
क्या घोषणा नहीं कर सकते थे। तो मैं अपने युवा साथी को यह बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी ज्ञान की उनमें कमी है। जब आला कमान द्वारा लेटर जारी किया गया था तो उसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ था, संवैधानिक शब्द का प्रयोग हुआ था, जिसे प्रपोज टू कहा जाता है। जब प्रपोज टू का मतलब थोड़ा सा आप आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी से पूछ लेंगे और आप खुद उसको गूगल कर लेंगे तो आपको समझ में आ गया कि प्रपोज टू क्या होता है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि संवैधानिक क्या है और असंवैधानिक क्या है। और कैबिनेट ने, अकेला मुख्यमंत्री घोषित नहीं करता, बैठ के कैबिनेट विस्तार होता है, कैबिनेट इसका वह करती है और उसमें प्रपोज टू किया जाता है, तब वहां पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब आपने विश्वसनीयता की बात कही, विश्वसनीयता उठना क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जब रातों रात चलती हुई विपक्ष की चलते हुए व्यक्ति विशेष को रातों रात हटा दिया जाता है, एक आदिवासी समाज से आया हुआ प्रतिनिधित्व करता जो आपका अध्यक्ष होता है उसको रातों रात हटा दिया जाता है, बिना कारण बताए हटा दिया जाता है, तब विश्वसनीयता पर सवाल होता है महोदय। आदिवासी दिवस के दिन हटा दिया जाता है। लेकिन अंशुल जी, लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मोहन मरकाम को हटाने की एक बड़ी वजह ये भी सामने आ रही है कि जो सीएम भूपेश बघेल और उसके साथ ही प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा उनके अच्छे संबंध नहीं थे, कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति देखने को मिल रही थी और इसी की वजह से इस प्रकार का फैसला लिया गया है। हम राजनीतिक परिदृश्य में रहते हैं मोहतरमा और राजनीतिक जीवन को भोगते हैं, तो मतभेद होना अति अनिवार्य होता है, जो स्वस्थ लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है, लेकिन मनभेद होना अनिवार्य नहीं होता। हमारे कांग्रेस में कभी ना मनभेद था, ना है और ना रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने जो कहा महोदय जो ने कहा कि हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, तो आगे आगे देखिए अभी मोहन मरकाम जी को कौन सी नई जिम्मेदारी दी जाएगी। आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, लेकिन राहुल टिकरिया जी, विश्वसनीयता में एक और प्रश्न चिन्ह उठ कर आता है। आपके ही युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष जब धरना करने आते हैं 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार को लेकर, मोदी जी के खिलाफ धोखे से वो खड़े हो जाते हैं, तो रातों रात उनको हटा दिया जाता है, उनका कार्यकाल 1 साल का भी पूरा नहीं हो पाता, तब विश्वसनीयता का सवाल होता है। यहाँ तो आदरणीय मोहन मरकाम जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया, बल्कि ज्यादा पूरा किया, और मैंने उनका बताया कि उन्होंने पिछले 3.5-4 वर्षों में क्या काम करके दिया, कांग्रेस को कैसे संगठित करके दिए, कितने सारे कार्यकर्ता उनसे युवा कार्यकर्ता जुड़े, कितने सारे उन्होंने चुनाव जितवाए। आप मुझे यह बता दीजिए कि आपका आदिवासी जो प्रतिनिधित्व करता था उसको रातों रात किस कारण से हटा दिया गया था? तब तो उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, उनको तो 1 ही साल का कार्यकाल पूरा हुआ था। आपके जो युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष थे उनको रातों रात क्यों हटा दिया गया था? उनका भी पूरा कार्यकाल 3 वर्ष का नहीं हुआ था, 1 ही दिन में हुआ था। तो ये जो वाजिब प्रश्न है आपको जवाब देना चाहिए। जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घर में ताका झाकी मत करिए। ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूँ मैं राहुल जी से। राहुल जी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मोहन मरकाम को उनके पद से हटाना कहीं ना कहीं आदिवासियों का अपमान और मोहन मरकाम का भी अपमान है, और ऐसे में कई सारे सवाल भी आपके द्वारा उठाए गए थे। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? आखिर बदलाव तो होता ही रहता है, अगर बात करें बीजेपी में तो बीजेपी में भी कई सारे बदलाव हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही कहा कि बदलाव एक संवैधानिक दृष्टिकोण से समय समय पर सभी पार्टियों में होता है। और रही बात विषय अपमान का, तो आप देखिए ये जरूर कह रहे हैं कि समय पे हटा दिया गया, पहले हटा दिया गया। अरे देखिए, मैंने आपको कहा भी, कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी कार्यकाल पूर्ण हो। कई कार्यकाल डबल कर लेते हैं, कई कार्यकाल के पहले हट जाते हैं, कई लोग बकायदा कार्यकाल पूर्ण करते हैं। मगर ये एक विषय लेके आ रहे थे कि आदिवासी सम्मान, हमने आदिवासियों का अपमान किया प्रदेश अध्यक्ष को हटा के, वो भी आदिवासी दिवस के दिन। भारतीय जनता पार्टी ने क्या सम्मान किया है ये पूरा देश जानता है। आज आदिवासी राष्ट्रपति अगर बन के बैठी है एक मातृशक्ति के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी की देन रही है। आपको ध्यान में होगा कि जब वो आदिवासी महिला छत्तीसगढ़ में वोट मांगने आती है तो कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेतागण उनसे मिलने से भी मना कर देते हैं। तो ये अपमान करते हैं, एक राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी महिला का अपमान करते हैं। उसके बाद आप देखिए, जब वो जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको कहीं पे भी नहीं काटा, मैं आपको कहीं पर भी नहीं काटा, आप जरा ध्यान से सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैंने आपकी बड़ा दिक्कत है, आप जरा सुनते नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की यही तकलीफ है, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहीं पे मिलने का भी उनको समय नहीं दिया। कांग्रेसियों का यही समस्या है, कांग्रेसी प्रवक्ता सुनना नहीं चाहते। भाई हमने तो आपको कहीं पे रोक टोक नहीं किया। उसके बाद आप आ जाइए, जब वो राष्ट्रपति बन जाती है तो कांग्रेस उसको राष्ट्रपति करके उनका अपमान करती है। तो आज राष्ट्रपतियों का सम्मान, राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला को सुपुर्द करके भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का जो सम्मान किया है वो कांग्रेस ने कभी ना किया, न कर सकती है। आप देखिए, आज एक छत्तीसगढ़ में आदिवासी राज्यपाल भी बैठी, तो उनका भी इन्होंने लगातार अपमान किया। कौन सा संवैधानिक, आप देखिए जब सदन का यहाँ पे उद्घाटन हुआ तो उसमें जो राज्यपाल रही यहाँ पे, उनका नाम भी नहीं रहा।
नाम भी नहीं लिखा गया। तो ये अपमान तो लगातार खुद करते हैं। और अब आपके जो प्रश्न था उसमें आ जाता हूँ, जी। जो आप कह रहे थे कि मोहन मरकाम जी को हटाकर अपमान किया गया आदिवासी का। मैं ये बात आज से नहीं, महज 1 महीने पहले जब उनके द्वारा जो प्रदेश अध्यक्ष रहे मोहन मरकाम जी के द्वारा जो महामंत्रियों की लिस्ट जारी की गई और उस महामंत्री की जो सूची थी उसे इनकी प्रभारी शैलजा जी के द्वारा बदल दिया गया, वहां से इनका अपमान लगातार प्रारंभ हुआ और जो मनमुटाव थे, जो मतभेद थे, वो लगातार सामने निकल कर आए। और इसी लिए कहा गया कि आदिवासियों का कहीं ना कहीं कांग्रेस में सम्मान नहीं किया जा रहा है। आदिवासी प्रदेश लेकिन अध्यक्ष के द्वारा राहुल जी, कांग्रेस तो ये भी सवाल उठा रही है कि 2022 में जब प्रदेश अध्यक्ष बदला गया था बीजेपी का, जो कि विष्णुदेव साय, जो कि एक आदिवासी नेता थे, उन्हें बदलकर अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे, क्योंकि उस दिन विश्व आदिवासी दिवस था और उसी दिन ये बड़ा बदलाव किया गया था। तो सवाल तो आप पर भी उठ रहे हैं। देखिए, बात ये नहीं था कि वो आदिवासी, बात ये था कि उनको बदलाव करना है। हमने कोई आदिवासी दिवस के दिन ही ऐसा किया, ये विषय बिल्कुल नहीं था। और उनके द्वारा उनके साथ किसी भी प्रकार के मतभेद रहे, तो ये तो वही बात हो जाती है ना राहुल जी की, आपकी पार्टी में कोई बदलाव होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कांग्रेस में अगर बदलाव होता है तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी की बात है। जी देखिए, कांग्रेस में बदलाव के कारण जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका कारण मैंने आपको बताया। कुछ दिन पहले उनके द्वारा महामंत्री की जो सूची, जो उनका अधिकार होता है, उनको जारी करने के बाद उनका जो सूची होता है उसे यहाँ की प्रभारी जारी करती है, उनका अधिकारों का हनन होता है, वहां से प्रारंभ होता है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी रहे विष्णुदेव साय जी, उनके साथ इस प्रकार से कभी भी कोई मनमुटाव सामने नहीं आया। उनके द्वारा जो भी सूची जारी हुई सर्वसम्मति से जारी हुआ और सर्वविदित रहा, किसी भी प्रकार से उनके सूची का विरोध नहीं हुआ। तो हमारे साथ जो बदलाव हुए वो बिल्कुल संवैधानिक दृष्टिकोण से हुए। इनका जो बदलाव है, ठीक है, अंशुल जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, लेकिन उससे पहले अंशुल जी से मेरा एक प्रश्न है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कल मोहन मरकाम को शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, उन्हें मंत्री परिषद में जगह दी जा सकती है, और ऐसे में 4 मंत्रियों के इस्तीफे की जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। तो लगातार जब से मोहन मरकाम को उनके पद से हटाया गया है, ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी गुटबाजी की स्थिति ना हो, नाराजगी को दूर करने की स्थिति हो, इसी वजह से क्या इस प्रकार से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं अब जो पद है, मंत्री पद, वो मोहन मरकाम को दिया जा रहा है। सर्वप्रथम भविष्य के गर्त में देवी जी क्या छुपा है ये तो हम और आप नहीं बता सकते, सिर्फ ये कयास लगा सकते हैं। ये उड़ती उड़ती खबर है, ये आने वाला भविष्य ही बताएगा, एक बात। और दूसरी बात, अभी आपने जो कहा कि मोहन मरकाम जी को हटाया गया, तो मैं देवी जी थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आदरणीय मोहन मरकाम जी ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है, उन्हें हटाया नहीं गया है। सर्वसम्मति से उन्हें अपना कार्यकाल पूर्ण किया है और एक नए तुर्क को छत्तीसगढ़ पीसीसी की कमान संभाली है, ये बहुत स्पष्ट हो गया। अब हमारे दोस्त ने एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया कि जब आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर आई थी तब हमने उनसे मिलने, हमारा कांग्रेसी कोई मिला नहीं था, मैं स्वयं मिलने गया था, कई सारी मेरी भी फोटो है। और मेरे जो आप विधायक हैं क्या, या फिर आप सांसद हैं क्या? आप वोट कर सकते हैं क्या? आपको अधिकार है, वोट करने का आपको अधिकार है। अंशुल जी, सबसे पहले स्पष्ट करिए, क्या आपको वोट करने का अधिकार है? वो वोट मांगने आई थी, आप वोट मांगने नहीं आई थी। तब मैं बोलूंगा। नहीं, देखिए, शांति वाली विषय नहीं है, आप बताइए कि आप वोट कर सकते हैं। राहुल जी, मैं आप तक पहुंचूंगी, पहले अंशुल जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको मौका दूंगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ, बताइए। राहुल जी सुनो तो, आप पूर्वक एक सेकंड सुनो तो। ये बिल्कुल झूठ का पुलिंदा मैंने शांत कर दिया, और ये आदिवासियों का नहीं, कोई झूठ का पुलिंदा नहीं है। स्पष्ट है कि कांग्रेस के कोई सांसद, कोई विधायक उनसे मुलाकात नहीं किया। तुम भाई साहब फोन तो लीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ, बताइए इस बात को। बिल्कुल सुन रहा हूँ, बताइए। आप बीच में मत बोलिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ ताकि जनता बिल्कुल निवेदन, बिल्कुल बताइए। आपने द्रौपदी मुर्मू का कितना बड़ा सम्मान किया है, वो तो हाल ही में अभी देश ने पूरे ने देखा है कि जब आदरणीय फोटो जी भी प्रधानमंत्री जी जब उद्घाटन कर रहे थे संसद भवन का, तो उनको आमंत्रण पत्र ना देकर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि या किसी भी प्रकार का अतिथि ना बनाकर आपने महिलाओं का कितना सम्मान कर, बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा, सम्मान कर दिया, तो ये जनता को पता है। अब आप ऐसे ही रोएंगे इसलिए क्योंकि हम सच्ची नस पकड़ लेते हैं। और आपने कितना सम्मान कर लिया कि आपने 3-3 प्रभारी बदल जाते हैं, कितना सम्मान हो गया होगा आपसे खुद नेता प्रतिपक्ष का पता नहीं रहता है कितना सम्मान हो गया, आपके खुद के प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं रहता है आप कितना सम्मान कर लेते हैं। व्यवसाय की बात कर रहे तो उनके पास अधिकारी नहीं था कि एक भी वह नियुक्ति करते, कितना बड़ा सम्मान करते हो आप प्रदेश अध्यक्ष का। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपके घर अगर शीशे
के हैं ना, तो हमारे घर में ताका झाकी मत करिए, आप ज्वलंत मुद्दों पर बात करिए ताकि हमें जवाब देने में बात आए। ये हमारा बृहद परिवार है, समय समय पर बदलाव होते हैं, एक से एक हीरे कांग्रेस में है जो आपके समक्ष आ रहे हैं। उनकी बात यह है कि आप डरे हुए हैं, आपके पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए आप चिल्ला रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल संविधानों के साथ कहता हूँ, मुद्दे पर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो चिल्लाते रहेंगे। ठीक है, राहुल जी से जवाब ले लेती हूँ। जी राहुल जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये राष्ट्रपति भवन के विषय में बात की है कि हमने राष्ट्रपति जी को, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप सुनिए ना, बिल्कुल आपको बोल के बताने की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं बोलेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। और रही बात राष्ट्रपति भवन, जैसे आप बीच बड़ा दिक्कत है, पहले ही बता रहे हो फिर से। अरे बोल के मत बताइए ना, आप शांत रहेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। राहुल, मैं आपको ये बता, मैं बोला आप शांत रहे, आप शांत रहेंगे। सबसे पहले बीच में बोलने का काम अंशु जी ने किया, ये पूरा जनता देख रही है ना। सबसे पहले बोलने का काम आपने किया, टोकने का काम आपने किया। जनता अगर अंशुल जी को देख रही है, बिल्कुल बिल्कुल, को भी देख रही होगी। क्या बात है, आप शांत रहेंगे तो जनता समझ जाएगी कि आप बोलने दे रहे हैं। जनता तो सबको देख रही होगी, बिल्कुल देख रही है। तो ये भी देखा होगा कि आप अभी बैठे बैठे झूठ बोल गए कि द्रौपदी आदरणीय, बिल्कुल झूठ नहीं बोला गया। अंशुल मिश्रा किसी भी प्रकार से एयरपोर्ट पर सम्मान किया था, जनता ने तो ये भी देखा होगा। जनता ने तो ये अंशुल जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपको मैंने वक्त दिया, आपकी बात पूरी हो चुकी है, उसके बाद में राहुल जी को मौका मिलना चाहिए। कौन टोकता है? जी राहुल जी अब बोलिए। बीच में कौन टोकता है उसको स्पष्ट कर रहे हैं अंशुल जी। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन का जब लोकार्पण हुआ तो किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति जी को सम्मान, राष्ट्रपति भवन का नहीं, आप बोलते हो बीच में। जरा सुनिए, क्षमा करें, संसद भवन का था। राष्ट्रपति जी को इनवाइट नहीं किया गया, उन्हें अतिथि नहीं बनाया गया। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि लोकसभा संसद भवन का सर्वमान्य नेता होता है, वो है प्रधानमंत्री। उनका विशेषाधिकार है कि वो अपने हिसाब से काम करें, और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्षता करेंगे, ये स्पष्ट होता है। झूठ पकड़ा गया, ये झूठ पकड़ा गया। अरे यार, बड़ा आप ही सुनिए ना अंशुल जी, आप एंकर बन जाइए, आप एंकर बन जाइए। क्या अंशुल जी आप वोटर हैं? क्या आप वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए? आप जब सच्चाई बोलो ना, जब सच्चाई बोला जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा ही करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा ही करते हैं। और मुद्दे की बात करने की बात कर रहे हो ना, तो चलो मुद्दे। देखिए समय काफी कम है, मैं सीधा रुक करूंगी। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी जुड़े हुए हैं, उनका रुक कर लेती हूँ। कौशल जी, अगर देखा जाए तो भले ही दीपक बैज 23 की पिच पर कहीं ना कहीं बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनकी जो तरकश है उसमें 24 के तीर भी है। अब इसे बीजेपी कैसे निपटेगी, क्योंकि इन तीरों से बीजेपी किस प्रकार से बचेगी? देखा जाए तो बस्तर की 2 लोकसभा सीटें जिसमें अच्छा प्रभाव दीपक बैज का देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक तीर से 2 निशाना यहाँ पर कांग्रेस लगा रही है। देखिए, ये दीपक बैज वो नेता है जो पिछले चुनाव में मोदी लहर के बावजूद 72 सीट से लोकसभा जीत कर आए। तो कहीं न कहीं जो युवा चेहरे हैं, राहुल गांधी के पसंदीदा भी माने जाते हैं। तो जो दीपक बैज का जो कद काठी है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में काफी प्रभाव डालेगा, क्योंकि वो उनकी जो भाषा शैली काफी बेहतरीन। हम विधानसभा में उनको सुनते रहे हैं, लोकसभा में अभी जब भी वो बात रखते हैं, काफी धारा प्रवाह वो बोलते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी आला कमान ने जो युवा चेहरा है, मुश्किल से 40-44 साल उनकी उम्र है, लेकिन जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से तथ्यों को रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि न सिर्फ 23 में बल्कि जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें भी काफी असर डालेगा। और दीपक बैज युवा है, और खासकर राहुल गांधी पसंद है, भूपेश बघेल जी के साथ बेहतर तालमेल के साथ मुझे लगता है कि संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि जो आदिवासी वर्ग को फोकस किया गया है, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में बड़ा वर्ग है, तो आने वाला जो दोनों जो चुनाव हैं, उन्होंने इस तरह का उनका बयान सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि 23 में तो हम सरकार बनाएंगे, 24 भी पूरा लक्ष्य है। तो इसलिए अभी जो बदलाव किया गया निश्चित तौर पे बड़ा बदलाव है, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव है, और इस 3 महीने में दीपक बैज को सत्ता और संगठन को साथ में लेकर चलना, और संगठन की नई टीम उनको बनानी होगी जो आने वाले दोनों चुनाव में काम करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीपक बैज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन क्योंकि सरकार यहाँ पर लगातार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, उसका कहीं न कहीं बेनिफिट बैज को भी मिलेगा। तो बिल्कुल कौशल जी, अब देखने वाली बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में 29 आदिवासी सीटें जिस पर सीधा आदिवासियों का प्रभाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला इसे कांग्रेस की ओर से माना जा सकता है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमारे साथ में करने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है। अब इसी बदलाव को कहीं ना कहीं बीजेपी निशाना साधती हुई नजर आ रही है, अपमान बता रही है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस का कहना है कि जब हमारे इसमें बदलाव होता है तो
इसमें बीजेपी को क्या तकलीफ होती है। हालांकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि मोहन मरकाम को मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं है। इसके बाद में ही पता चल पाएगा, कुछ समय के इंतजार के बाद में, कि क्या मोहन मरकाम को मंत्री पद दिया जाएगा और इसमें और कितनी सियासत बीजेपी और कांग्रेस की ओर से देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।